नमस्कार। आज हम हिंदी के प्रतिष्ठित कवि केदारनाथ सिंह की कविता बर्लिन की टूटी दीवार को देखकर उस पर बातचीत करेंगे, उसका पाठ करेंगे और उसके अंतर्निहित आशय को समझेंगे। मित्रों, यह कविता उनके काव्य संग्रह तालस्ताय और साइकिल में संग्रहित है। इस कविता की खूबी यह है कि इसे किस तरह से भारतीय चेतना के साथ समझा जाए, तभी यह कविता समझ में आएगी। इस कविता में क्या खूबी है, इसको समझने से पहले सबसे पहले इसका पाठ किया जाए तो बेहतर होगा। बर्लिन की टूटी दीवार को देखकर। 3 दिन हुए मैंने बर्लिन में देखे नहीं कौवे, लेकिन क्यों कौवे? इस भारतीय कवि को क्यों चाहिए कौवे इस सुंदर शहर में, जबकि आसमान उतना ही नीला है बिना कौवों के भी। यह एक छोटा सा होटल है जहां हम कुछ हिंद पाक लेखक ठहरे हैं साथ साथ, और हमारे पासपोर्ट चाहे जो कहते हों, यहाँ हम में से हर एक थोड़ा थोड़ा हिंद है, थोड़ा थोड़ा पाक। हम साथ साथ खाते हैं, पीते हैं साथ साथ, हंसते हंसते कभी कभी हो जाते हैं उदास भी। यह साथ साथ हंसना, उदास होना साथ साथ एक दुर्लभ अनुभव है इस विदेशी जमीन पर। वहां बाहर मेरी खिड़की से दिखते हैं 2 वायुयान जैसे 2 कबूतर। 2 महायुद्ध वहां बेंच पर बैठे वृद्धों की स्मृति में ठाएं ठाएं करते हुए, एक ताजा चुम्बन किन्हीं होठों से गिरकर वहां घास पर पड़ा हुआ। पर मेरी खिड़की से दिखती है बर्लिन की टूटी दीवार भी, और देखता हूं कि उसके चारों ओर लगा रही है चक्कर एक पागल स्त्री, न जाने कब से। कहीं कुछ है कील की तरह उसकी आत्मा में ठुका हुआ कि रुकने ही देता नहीं उसे, और वह बार बार आ रही है, जा रही है, इधर से उधर और उधर से उधर। इधर एक छोटी सी महफिल में सुन रहे हैं हम अहमद फराज को कोई ताज़ा गज़ल सुना रहे हैं वे, झूम रहे हैं सब, झूम रहा हूँ मैं भी, पर मेरी आंखें खिड़की के पार बर्लिन की उस टूटी दीवार पर टिकी हैं, जहाँ वह पागल स्त्री गज़ल को चीरती हुई लगाए जा रही है अब भी चक्कर पर चक्कर। जैसे कोई बिजली कौन जाए एक दबी हुई स्मृति झकझोर जाती है मुझे, और मुझे लगता है कि कहीं मेरे भीतर भी है एक पागल स्त्री जो दरवाजों को पीटती और दीवारों को खुरसती हुई उसी तरह लगा रही है चक्कर मेरे उपमहाद्वीप के विशाल नक्शे में न जाने कब से। देखता हूँ कि गज़ल के बीच में कोई मिसरा भूल रहे हैं अहमद फराज। पिछले शेर और अगले के बीच का एक अजब सा सन्नाटा भर गया है कमरे में, पर मुझे लगता है मेरे भीतर की वह पागल स्त्री अब एक दीवार के आगे खड़ी है और चीख रही है, यह दीवार, आखिर यह दीवार कब टूटेगी। इतने बरस हुए गज़लों से भरे इस उपमहाद्वीप में मुझे एक भूले हुए मिसरे का अब भी इंतजार है। यह कविता तालस्ताय और साइकिल संग्रह में संग्रहित है, और इस कविता की खूबी क्या है, इसको पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं। इस कविता में केदारनाथ सिंह एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। हम जानते हैं कि केदारनाथ सिंह अपने देश से बाहर एक ऐसी जगह पर रुके हुए हैं जहां पर वह खुद भी हैं और उनके साथ साथ पाकिस्तान के लेखक भी ठहरे हुए। और इस कविता में एक दीवार का जिक्र आता है, बर्लिन की टूटी दीवार, जिसको देखकर कवि के मन में जो ख्यालात आता है वह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन। और भारत पाकिस्तान के विभाजन की त्रासदी को लेकर कवि कैसे एक कल्पना करता है, एक प्रस्तावित करता है एक नई चीज जो इसके पहले हिंदी कविता में नहीं दिखाई देती। यह प्रस्ताव क्या है? यह प्रस्ताव है कि किस तरह से भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ, वह जैसे कि बर्लिन की दीवार टूट गई वैसे ही विभाजन की वह रेखा टूट जाए और हिंद और पाकिस्तान जो एक ही देश के 2 हिस्से हैं आपस में मिल जाए। और कवि
इन्हीं तरह की बातों को लेते हुए इस कविता में जो चीजें बुनता है वह देखने लायक है। यही खासियत है केदारनाथ सिंह की। केदारनाथ सिंह इस कविता में स्थानीयता के साथ साथ वैश्विक परिदृश्य को भी ले आते हैं और बड़े करीने से अपनी कविताई के माध्यम से उसको बुनते हैं। कविता की शुरुआत में कवि कहता है कि क्यों उसे उस विदेशी जमीन पर कौवे चाहिए, और वो कौवों को याद करता है। हम सब जानते हैं कि केदारनाथ सिंह की कविता में लोक संस्कृति और लोक जीवन को लेकर बहुत शिद्दत से संवेदना को व्यक्त किया जाता है, और कौवा प्रतीक है हमारे लोक जीवन के उस संवेदना के लिए जिसमें वह किसी के आने की, आगमन की सूचना देता है। और इसके साथ साथ बहुत सारा परिदृश्य है उससे जुड़ा हुआ, जिससे कि कवि उसके बहाने उस लोक जीवन में जाने की कोशिश करता है। और आप देखें कि इस पूरी की पूरी कविता में जो दीवार का जिक्र आता है, बर्लिन की टूटी हुई दीवार को देखने का जिक्र, मित्रों संक्षिप्त में उसके इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। हम सब जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो बड़े हिस्सों में बटा, दो महान शक्तियों के दायरे में ध्रुवीकरण हुआ, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। उसी दौरान ये दीवार बनती है और इस दीवार के बने जाने की प्रक्रिया लगभग 1961 से शुरू होती है और इसके ढाए जाने का जो क्रम है वह 1989 और 90 के आसपास खत्म होता है। दिलचस्प बात यह है कि इस दीवार के निर्माण की जो प्रक्रिया है वह 13 अगस्त की तिथि के शुरू होती है और हमारे भारत और पाकिस्तान के विभाजन की प्रक्रिया भी 14 और 15 अगस्त माह की वही तिथियां लगभग एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं जो कवि को याद आती है। और कवि यहाँ पर दोनों को कैसे आपस में जोड़ता है, एक संकल्पना करता है, एक बड़ी संकल्पना है कि कैसे जिस तरह से वो दीवार टूटी वैसे ही यहाँ ये वो रेखा टूट जाए। और उस दीवार के बारे में ये भी कहा जाता है कि किस तरह से पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी में दो भागों में उसे बांट दिया गया जर्मनी को, और जर्मनी के दो हिस्से जब हुए तो उन दो हिस्सों को मिलाने का काम बाद में किया गया इस दीवार को तोड़कर, और यह प्रक्रिया शुरू हुई सोवियत संघ के विघटन के साथ। और इसी प्रक्रिया को याद करते हुए कवि के मन में जो ख्याल आता है, एक आशा, एक नई चेतना के साथ उसको वो याद करना चाहता है। और इसी परिदृश्य में वह द्वितीय विश्व युद्ध के साथ साथ प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध को याद करता है, और उसी में वह आशा की नई ज्योति के साथ हम सब जानते हैं कि वैश्विक परिदृश्य में उन विश्व युद्धों ने किस तरह से व्यापक नरसंहार हुआ, जिसमें मानवीयता को किस तरह से कैसे कष्ट पहुंचाया उन युद्धों ने, और सभ्यता पर संकट आया, गहरा संकट मंडराया। लेकिन एक कवि जो आशावादी होता है, जो मानवता की बात करता है, मानवतावादी दृष्टिकोण की बात करता है, वह किस तरह से एक प्रतीक और बिंब के माध्यम से उन दो महायुद्धों को प्रतीक रूप में वह बेंच पर बैठे हुए देखता है। और बेंच पर बैठे हुए देखने के साथ साथ वह उस चुंबन का परिदृश्य वहां उपस्थित करता है जो आशा और नई चेतना की स्फूर्ति के साथ दिखाई देता है, नई ज्योति के साथ वह दिखाई देता है, वह चुंबन जो जमीन पर पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ इस परिदृश्य में वह दो वायुयानों को देखता है जो उसे कबूतर की भांति दिखाई देते हैं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि कबूतर शांति के प्रतीक होते हैं। विश्व युद्ध, टकरार, दीवारों का बनना, दीवारों का गिरना, और ये सारी की सारी प्रक्रियाएं किस तरह से उन प्रतीकों के माध्यम से वह व्यक्त करने की कोशिश करता है कि बहुत हुआ युद्ध, अब हमें शांति चाहिए, और शांति का वह प्रतीक वहां ले आता है। लेकिन आगे कविता में जब वह बातचीत करता है तो यह कहने की कोशिश करता है कि वह देश जिसके दो टुकड़े हो गए, उसके लेखक और उसके कवि कैसे आपस में एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों अलग अलग नहीं हैं।
हम सब जानते हैं कि वहाँ की रवायतें, वहाँ की सभ्यता, वहाँ की संस्कृति, खान पान सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और उसी जुड़े होने के कारण कवि इस कविता में कहता है कि वहाँ जहाँ हम जिस होटल में ठहरे हैं वहाँ पर हम में से हम थोड़े थोड़े पाक हैं और थोड़े थोड़े हिंद। ये थोड़ा थोड़ा होने का मतलब यह है कि कुछ चीज़ें हमसे बिखर चुकी हैं और हम जो सम्मिलित रूप से हमारा जो व्यक्तित्व बनता था वह विखंडित हो चुका है। और उस विखंडित होने में हम जब उस त्रासदी को याद करते हैं, भारत और पाकिस्तान की उस विभाजन की त्रासदी को, तो मन उदास हो जाता है। और उस उदासी को इस कविता में कवि व्यक्त करने की कोशिश करता है। और अहमद फराज जैसे कवि, जो गजल लिखने वाले कवि, महान कवि, शायर, उनके बारे में बातचीत करता है कवि और ये बताने की कोशिश करता है कि किस तरह से अहमद फराज अपनी कविताई के बीच में कैसे रुक जाते हैं और इस तरह से एक बिंब के माध्यम से वह उस त्रासदी को व्यक्त करने की कोशिश करता है कवि। और एक बिंब इस कविता में हमारा ध्यान आकृष्ट करता है, एक पागल स्त्री का बिंब। हम सब जानते हैं कि वह टूटी हुई दीवार के सामने खड़ी है, क्योंकि ये स्पष्ट है कविता से कि बर्लिन की दीवार तो टूट चुकी है, लेकिन कवि के मन में जो दीवार बनी हुई है, वह दीवार जो भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची हुई, वह दीवार अभी नहीं टूटी। और कवि कविता के मार्फत यह कहने की कोशिश करता है कि काश वह दीवार टूट जाती और वह पागल स्त्री जो चारों तरफ चक्कर लगा रही है उस दीवार के, वह और कौन हो सकता है? जाहिर सी बात है वह भारत माता का भी परिदृश्य हो सकता है। वह भारत माता की वो छवि हो सकती है जिसके दो हिस्से कर दिए गए। और कवि इस कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से उन मर्म स्पर्शी संवेदना को उद्घाटित करता है और एक प्रस्ताव भी करने की कोशिश करता है। एक भारतीय चेतना का कवि। इस मायने में हम केदारनाथ सिंह की कविताई की खूबी या प्रशंसा इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे कि उन्हीं के समान धर्मा कवि आलोचक राजेश जोशी ने उनकी इन सारी संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें भारतीय मनई कहा और ये कहा कि वह भारतीय मनई की कवि संवेदना के कवि हैं। इस तरह से इस कविता में भी ये चीजें देखी और परखी जा सकती। मित्रों, उस तरह से जो विस्तार है इस कविता का, वो कैसे एक वैश्विक परिदृश्य पर उभरता है, लेकिन एक कवि अपने संवेदना के द्वारा, अपने मानवतावादी दृष्टि के द्वारा, अपनी कल्पना के द्वारा, अपने सकारात्मक दृष्टिकोण के द्वारा वह इस कविता को रचता और बुनता है। कविता का अंत जिस तरह से होता है, इस कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि प्रस्तावित करता है कि किस प्रकार से उसके भीतर भी एक पागल स्त्री जो लगातार चक्कर लगा रही है और बार बार पुकार रही है कि आखिर यह दीवार, यह विभाजन की दीवार कब टूटेगी। और अंतिम पंक्तियां कविता की सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिसमें कवि कहता है कि गजलों से भरे हुए इस उपमहाद्वीप में मुझे भूले हुए मिसरे का अब भी इंतजार है। हम सब जानते हैं कि यह पंक्तियां इतनी अर्थ गंभीर से भरी हुई हैं कि गजलों से भरे इस उपमहाद्वीप में गजल के बहाने कवि प्रेम, माधुर्य, सौंदर्य और संवेदना की उस पूरी परंपरा को याद करता है जिसे हिंदी और उर्दू अदब की परंपरा कहते हैं। और इस प्रकार से इसके बहाने वह प्रस्तावित करने की कोशिश करता है कि हमें हमारी उन स्मृतियों के सहारे फिर कैसे एक हो जाना चाहिए। और इस उपमहाद्वीप में वह उस भूले हुए मिसरे को याद करता है जो हमारे साथ एक राष्ट्रीय चेतना के साथ किस तरह से भारत और पाकिस्तान को मिल जाने की योजना को वह प्रस्तावित करता है। काश इस उपमहाद्वीप में कवि की यह संकल्पना सच हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पष्ट है कि इस कविता में हमें भारतीयता की वह छवि, भारतीय चेतना की वह छवि दिखाई देती है जो एक कवि विदेश में रहते हुए भी अपने देश और परिवेश के लिए सोचता है।
और खासियत यह है इस कविता की कि विभाजन पर लिखी गई अन्य कविताओं में यह स्वरूप आपको दिखाई नहीं देगा जैसा कि इस कविता में दिखाई देता है। और यही खासियत है केदारनाथ सिंह की। और इस कविता में केदारनाथ सिंह किस तरह से विस्तार के साथ कुछ बिंबों के माध्यम से एक बड़ी बात कहने की कोशिश करते हैं। और ये बिंबधर्मी कविता है। और ये बिंबधर्मी कविता इस तरह से है क्योंकि इसमें छोटे छोटे चित्रों के मार्फत कवि एक महाकाव्यात्मक औदात की भाव भूमिका पिरोने की कोशिश करता है और बड़ी बात प्रस्तावित करता है। केदारनाथ सिंह की इस कविता के द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं कि कैसे इतिहास की उन स्मृतियों के बहाने हम भविष्य का सुंदर स्वप्न कैसे संजो सकते हैं, जो इस कविता को की एक बड़ी खूबी है। धन्यवाद।